बेसिक्स था, जो ट्रांसफार्मर और मोटर का कुछ बेसिक्स था, आपने पढ़ा था ना FEE में। तो यूनिट नंबर 6 में क्या था, ट्रांसफार्मर और मोटर क्या था, बेसिक्स था ना। यस यस सर। हाँ या ना। तो पहले हाँ आपने एक बार चूंकि अभी सिलेबस इस बार चेंज हुआ है, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। सिलेबस कुछ भी हो, आपको एकदम कंटेंट पूरे मिलेंगे और कंटेंट उस हिसाब से मिलेंगे कि आप जब पढ़ने बैठोगे तो आपको तकलीफ नहीं होगी। मैं आपको अभी सिलेबस, आपका सिलेबस बहुत अच्छा हुआ है कि चेंज हुआ है। और सबसे अच्छा बात किया कि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एक पार्ट जोड़ दिया है, मतलब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जो हर बार नहीं जुड़ता था, बच्चा इससे छूट जाता था। जो अभी लॉजिक गेट वगैरह पढ़ा था ना FEE में, हाँ हाँ FEE में लॉजिक और गेट पढ़े थे, गेट वगैरह। यस सर, डिजिटल यस सर्किट। सर। यस सर। हाँ, तो उसका कुछ बेसिक्स पार्ट इसमें जुड़ जाएगा, फंडामेंटल ऑफ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में, वहां पढ़िएगा। चलिए मैं अपने टॉपिक पर आता हूँ। तो इस टॉपिक को मैं खत्म करूंगा। देखो, ये इलेक्ट्रिक मोटर एंड ट्रांसफार्मर, ये मैं सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा इस बार, ठीक है। अब ये सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा तो इसमें टोटल लेक्चर, देखो एक सप्ताह में 4 लेक्चर लेने हैं, ठीक है। 4 लेक्चर लेने के बाद ये पूरे 100 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर होंगे। अब इसका सिलेबस पर हम फोकस करते हैं, हमें इससे मार्क्स ज्यादा बहस नहीं करनी। तो मैं सिलेबस पे आता हूँ, आपको चूंकि सिलेबस से ज्यादा वाकिफ कराना जरूरी है। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वर्जन में ये अपना सिलेबस है। देखिए, इस सिलेबस में टोटल लेक्चर जो मेरे को लेकर फिनिश करना है, ये लेक्चर कितने हैं तो ये भी देख लो। जो लेक्चर टोटल है वो है अबाउट 64। कितना लेक्चर लेना है हमको, 64। अब 64 लेक्चर लेना था। इसका मतलब है कि बहुत बड़ा सिलेबस है, छोटा सिलेबस तो नहीं है। ये तो बात जान लीजिए, यूनिवर्सिटी के 64 का मतलब सिलेबस बहुत बड़ा है। पहला बात ये जान लीजिए। दूसरा बात, अब इसके लिए बुक खरीदने की बारी आएगी। आप सोचते हो ना बुक खरीदना है ना, देखो इलेक्ट्रिकल के बच्चे हो, मशीन की बुक जरूर रखना, ठीक है। इलेक्ट्रिकल मशीन की बुक अभी खरीदोगे तो दोनों सेमेस्टर में काम आएगा। AC मशीन जब पढ़ोगे तो वहां भी काम आएगा। समझ रहे हो बात को। यस यस सर। सर। तो सुनो, पहले बुक क्या लोगे, जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छे हैं, मतलब जिन्होंने अच्छे कॉलेज से पढ़ के आए हैं, स्कूल जिसके अंदर अच्छा किया है, तो वो ये बुक ले सकते हैं। इलेक्ट्रिकल का सबसे बढ़िया बुक ये होता है कोठारी, DP कोठारी का बुक होता है। बच्चा, लेकिन डिप्लोमा का बच्चा पढ़ता नहीं है इसे। इसके बाद एक और बेहतरीन बुक होता है, ये ऊपर वाला, ये 2 बुक दिख रहे हो आप, ये बुक दोनों, हाँ, जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है वो ले ले, वो पढ़ सकते हैं। और जिनकी अच्छी इंग्लिश नहीं है उनके लिए मैं नीचे आता हूँ। अब जिनकी अच्छी इंग्लिश नहीं है, मतलब चाहते कि नहीं सर हमको इजी लैंग्वेज में मिले, हम अच्छा आराम से पढ़ लें, तो सबसे पहले BL थेरेजा। कौन सा बाबू, BL थेरेजा। हाँ, इलेक्ट्रिकल मशीन का बुक मांगोगे BL थेरेजा का बुक मिल जाएगा। हालांकि बुक लोकल बुक है, बहुत अच्छा बुक नहीं है, लेकिन आपके लायक सफिशियंट है, आप पढ़ सकते हो। BL थेरेजा ले सकते हो, या ऊपर इसका लिखा है देखो BK मेहता लिखा है, BK मेहता, BL थेरेजा। ये एक और आता है राजपूत, RK राजपूत, ठीक है। आप इनके बुक ले सकते हो, या आपके अशफाक हुसैन, कौन सा बुक हुआ वो, नोट कर लो, अशफाक हुसैन, ठीक है। देखिए, मैं आपको 2 बुक पहले रेफरेंस बताया, बेहतरीन बुक DP कोठारी और PS भीमरा। देखो PS भीमरा यहाँ लिखे हैं, PS भीमरा, ये 2 बुक इलेक्ट्रिकल का ये रेफरेंस बुक माना जाता है, बहुत अच्छा बुक माना जाता है। इसके बाद जितना भी बुक बोल रहा हूँ मैं, ये लोकल राइटर के बुक है, तो इजी लैंग्वेज मिलेंगे आपको, पढ़ना है तो पढ़ सकते हो आप। कौन कौन बोला मैंने, ये बुक तो बिल्कुल मत लेना, ये बुक तब, ये फाउंडेशन पब्लिकेशन का बिल्कुल मत लेना ना, बिल्कुल मत लेना। आप उसके बाद 4 बुक का नाम मैंने बताया, BL थेरेजा, नोट करते जाओ, BL थेरेजा जो लिखा है वहां पे देखो, यहाँ पे BL थेरेजा, BK मेहता, ये लिखा होगा BK मेहता। JB गुप्ता भी ले सकते हो। फिर उसके बाद जो बुक बोला मैंने, क्या बोलता मैं, अशफाक हुसैन, ये 4 राइटर का बुक और भी आप खरीद सकते हो, एक RK राजपूत। इसके अलावा कोई बुक मत लेना। अब मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। देखिए, आपने मैग्नेटिक सर्किट पढ़ा हो ना, बोलिए, यस सर। हेलो। तो मैग्नेटिक यस सर। सर्किट, तब मैं फिर बोलता हूँ, मैग्नेटिक सर्किट फिर से आप रिपीट कर लेना, क्योंकि मैं जब इसे खोजना स्टार्ट करूंगा तो फिर आप वहां मुंह मत बनाइएगा। तो मैं सबसे पहले यूनिट स्टार्ट करूंगा 3rd, पहले ट्रांसफार्मर पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। मैं बता दूं, ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर होता क्या है। तो सबसे पहले इस यूनिट को पढ़ाऊंगा मैं, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में सारा चीज देख रहे हो ना, अभी तक आपने ट्रांसफार्मर का मात्र बेसिक्स पढ़ा, यूनिट नंबर 6 में पढ़ा था ना। यस सर। क्या पढ़ा था आई डोंट नो, लेकिन पढ़ा होगा आपने। तो आपने बेसिक्स पढ़ा था, ट्रांसफार्मर क्या होता है, उसका कंस्ट्रक्शन पढ़ा था, उसके बाद EMF इक्वेशन पढ़ा था, ये पढ़ा था। यस अब इस ट्रांसफार्मर में मैं सारा चीज बताऊंगा। इसमें डेरिवेशन होता है, वोल्टेज रेगुलेशन होता है, ट्रांसफार्मर रेशियो होता है, ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी है, ट्रांसफार्मर का टेस्टिंग कैसे होती है, ट्रांसफार्मर इक्विवेलेंट सर्किट कैसी होती है, सारा चीज मैं यहाँ पढ़ाने वाला हूँ मैं, ठीक है। ऑल डे एफिशिएंसी पढ़ाने वाला हूँ ट्रांसफार्मर में। तो इस ट्रांसफार्मर का जब पार्ट खत्म करूंगा तो नेक्स्ट हम टॉपिक बढ़ जाएंगे 3 फेज ट्रांसफार्मर में। कौन सा बाबू,
कौन सा 3 ट्रांसफार्मर? फेज। 3 थ्री फेज फेज। हाँ, और ये सब कोर्स अच्छा याद रखिएगा। अब फिर 3 फेज ट्रांसफार्मर पढ़ने के बाद फिर हम यहाँ आ जाएंगे स्पेशल ट्रांसफार्मर में। कौन सा ट्रांसफार्मर बाबू? स्पेशल 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 ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर। अब स्पेशल ट्रांसफार्मर में, और हाँ, आपका ऑटो ट्रांसफार्मर है, आइसोलेटिंग ट्रांसफार्मर है, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर है, ये सब। अच्छा, इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रांसफार्मर ये पढ़ना, फिर इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट में भी पढ़ना पड़ेगा, ये याद रखिएगा। तो मैं यही पढ़ा दूंगा, तो वहां पे आपको तकलीफ नहीं होगी। करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, तो ये पहले ये पढ़ेंगे 3, 4 और 5। फिर 5 यूनिट पढ़ने के बाद फिर उसके बाद हम बढ़ेंगे डीसी मोटर पे। किस पे आएंगे बाबू? डीसी जनरेटर और डीसी मोटर। डीसी मोटर। हाँ, ये फिर उसके बाद मैं ये स्टार्ट करूंगा, ध्यान से सुनो, ये डीसी मोटर और डीसी जनरेटर, इसके बाद ये पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो हमने क्या बोला आपसे, क्या मैंने आपसे मांगा? आपको अपने जो आपने मैग्नेटिक सर्किट पढ़ा था, क्या पढ़ा था बाबू? मैग्नेटिक सर्किट। तो मैग्नेटिक सर्किट में आपको फ्लक्स बताया गया होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बताया गया होगा, बताया गया था, रिलक्टेंस बताया गया होगा, परमियंस बताया गया होगा, परमेबिलिटी बताया गया होगा, पढ़े हो? हाँ। उसके बाद जाते जाते लास्ट में म्यूचुअल सर्किट बताया गया, म्यूचुअल कपलिंग सर्किट बताया गया होगा, बताया गया होगा, हाँ या ना? बोलिए। म्यूचुअल कपलिंग सर्किट नहीं सर। अच्छा, म्यूचुअल कपलिंग, अच्छा म्यूचुअल इंडक्शन नहीं नहीं बताया गया सर। हाँ, अरे, इंडक्शन हो गया है, म्यूचुअल म्यूचुअल इंडक्शन हुआ इंडक्शन है। नहीं पढ़ाया गया? हाँ हाँ हाँ। इंडक्शन पर, हाँ इंडक्शन। इंडक्शन पढ़ाया गया ना कि नहीं, बताओ हाँ या ना? हाँ म्यूचुअल सर। इंडक्शन तो पता फिर है सर। हाँ, तो वो पढ़ाया गया, तो वो सबको सर। हाँ सब जरूरत पड़ेगा। देखिए क्यों? क्योंकि जो ट्रांसफार्मर, देखिए, अरे 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 ये कौन है भाई? पहले म्यूट कर लो भाई, क्योंकि ये सब इरिटेट करेंगे। क्लास चूंकि देखो ऑफलाइन नहीं है, क्लास ऑनलाइन है, तो थोड़ा सा अपने आप को देखो, डाउट है तो आप अपने को अनम्यूट कर पूछ सकते हो, लेकिन अनवांटेड अनम्यूट मत रहो, क्योंकि आपको वजह से दूसरा डिस्टर्ब होगा, ठीक है। क्लास रेगुलर करिएगा तो आपको तकलीफ नहीं होगी, मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ। ये मशीन का सबसे बेसिक्स पार्ट है, और क्लास अगर रेगुलर नहीं करिएगा तो फिर आप बीच में टूटिएगा तो ब्रेक होगा आपको, मैं बोल रहा हूँ, फिर आपको तकलीफ होगी। पहला बात। दूसरी पॉइंट ये नोटेबल है कि आपको क्लास रेगुलर करनी है। मैं अटेंडेंस रोज का रोज नोट करूंगा, ठीक है। मैं अटेंडेंस रोज मैनुअली नोट करता हूँ, और एक एक्सेल बना कर चला दूंगा मैं रोज के रोज नोट, अटेंडेंस मार्क्स। अटेंडेंस मैं रोज नोट करता हूँ, ठीक है। क्योंकि आज पहला क्लास है, मैं फोकस नहीं करूंगा मैं, लेकिन इसके बाद मैं रोज के रोज अटेंडेंस नोट करूंगा, ठीक है। आज बात समझ में? आप लोगों में सीआर कौन है? सीआर कौन है? मेरा आवाज जा रहा है आप लोगों को? सोनू 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 कुमार। चलो ठीक है, तो मैं अपने टॉपिक पर रिटर्न होता हूं मैं। अब मैं ट्रांसफार्मर का बेसिक से स्टार्ट करता हूं, अब ध्यान सुनना। सब लोग को विजुअल आई है? यस यस सर। देखिए, सर। आप रोड पे जाते हो तो आप किसी पोल पे देखे होगे, ऊपर ट्रांसफार्मर रखा गया होगा। ट्रांसफार्मर देखे हो आप? यस सर। पहले थोड़ा ट्रांसफार्मर से आपको वाकिफ कराओ। देखो, ट्रांसफार्मर से अगर वाकिफ हो जाओगे तो मेरे को थोड़ा आराम हो जाएगा। देखो, ट्रांसफार्मर से मैं थोड़ा वाकिफ कराता हूँ। ये पोल पे देखा होगा, इन लोग देखा है ये डिवाइस? यस सर। यस सर। तो सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिकल में इसकी जरूरत क्यों पड़ी? कोई मेरे को बताएगा इसे इलेक्ट्रिकल में जरूरत क्यों पड़ी? हम इसकी जरूरत पड़ी क्यों? हाँ बोलिए। क्योंकि ये हाई वोल्टेज को लो में और लो वोल्टेज को हाई में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो क्यों क्यों करेंगे हम? जब अपने अच्छा, आप अपने घर में कितना वोल्ट यूज करते हो? 240 वोल्ट। 220। तो क्या जरूरत है? वही 240 हम क्रिएट करके 240 अपने घर में नहीं जलाते हैं, फिर ट्रांसफार्मर लगाया। बोलिए। आई डोंट नो। यू डोंट नो? सर प्लांट से तो 440 वोल्ट आता है। प्लांट से वो 440 वोल्ट आता है। कौन से प्लांट से? 11,000 वोल्ट आता है। 11,000 वोल्ट आता है, किसी ने 40 बोल दिया। देखो बाबू, 1,32,000 भी आता है, लेकिन हम अरे। लोग 220 यूज करते हैं। चुप रहो, मैं आपको पहले बता दूं। अभी इस सेमेस्टर में आपका 5 सब्जेक्ट है। कितना सब्जेक्ट पढ़ना है आपको? 5 सब्जेक्ट। तो उसमें एक इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन ट्रांसमिशन है। पावर जनरेटर कैसे होती है वहां पढ़ाएंगे मैडम। तो मैं आपको बताऊंगा, जो जनरेटिंग प्लांट होती है जहां पर जनरेटर होता है, वो जनरेटर 11 kV या 14 kV ही जनरेट करता है। कितना जनरेट करता है वो? 11 kV का वोल्टेज या 14 kV का वोल्टेज। इससे ज्यादा जनरेट नहीं करता है, इससे ज्यादा जनरेट नहीं करता है। बात मैंने सुना दिया? मैं क्या बोला?
यस सर। ये 11 kV है 14 kV। हाँ, अब 11 के भी जब वो ट्रांसमिट जनरेट करता है तो हमें 132 के भी सर कैसे मिल जाता है? तो ट्रांसफार्मर से मिलता है। लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो बेसिकली जितने भी पावर प्लांट होते हैं वो शहर से बहुत दूर होते हैं। कहाँ होते हैं बाबू? शहर से बहुत दूर होते हैं, जानते हो ना, आया ना। अब उतने दूर Yes, से sir. पावर प्लांट लेके वायर आओगे पटना, बिछाओगे पटना में, तो आपको पता है कि हर वायर में कुछ ना कुछ उसका रेजिस्टेंस होता है हर वायर का। यस सर। बिल्कुल। यस सर। तो उस रेजिस्टेंस में कुछ ना कुछ ड्रॉप हो जाएगा। जितना लेंथ बढ़ता जाएगा उसमें ड्रॉप क्या होगा? बढ़ते जाएगा, आया ना, बोलिए। हाँ तो उस ड्रॉप बढ़ते जाएगा। तो मान लो अगर मैं ट्रांसफार्मर नहीं लगाता, डायरेक्ट लगा देता, तो हमें इस एंड पे आते आते वोल्टेज क्या मिलता? बहुत कम मिलता है कि नहीं मिलता भाई? 400 किलोमीटर बिछा दिया। अब 400 किलोमीटर वायर में जब 11 के भी छोड़ोगे उधर से, तो इस एंड पे आते आते बहुत कम वोल्टेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस सर। यस सर। तब हम क्या किए, हम लोगों के पास एक स्कोप आया क्या, तो हमने बोला एक ऐसा डिवाइस इजाद करिए जो क्या करे, वोल्टेज को बढ़ा दे। तो मैंने क्या किया, उस 11 के भी पहले वहाँ रिसीविंग स्टेशन बनाया जाता है। तो रिसीविंग स्टेशन पर जो ट्रांसफार्मर बैठता है, दैट इज स्टेप अप। कौन सा ट्रांसफार्मर बैठता है बाबू? स्टेप अप। ये क्या करता है? स्टेप अप। हाँ, उस 11 केवी को 220 केवी में कन्वर्ट करता है। कितना केवी बाबू? 220। अब 220 जब कन्वर्ट कर देगा तो 220 किलो वोल्ट हम ट्रांसमिट कर देंगे। अब 220 किलोमीटर जब देखो जितना हाई वोल्टेज ट्रांसमिट करोगे तो जब लॉसेज होगा तो क्या होगा? खूब होगा तो 200 वोल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आज 200 वोल्ट से 11 वोल्ट लेना हमारे लिए आसान है, 11 किलो वोल्ट लेना आसान है कि नहीं है? तो फिर हमने क्या किया, बीच बीच में और एक ट्रांसफार्मर लगाया क्या, क्योंकि हम वोल्टेज 240 और 440 और 220 वोल्ट यूज करते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, बीच में एक ही बार मैंने स्टेप डाउन नहीं किया, क्या किया, पहले 220 को कुछ डिस्टेंस 200 किलोमीटर ले जाके 220 से 132 कन्वर्ट किया, फिर 132 किलो का लाइन 100 किलोमीटर बिछा दिया, और फिर 132 से 66 के भी कन्वर्ट किया, फिर 66 के भी से 40 किलो 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर लाइन बिछा दिया, और फिर 66 से 33 कन्वर्ट करते हैं। अब 33 दो चीज होता है, 33 से कुछ बड़े बड़े इंडस्ट्री को सप्लाई चला जाता है, रेलवे को 132 से सप्लाई चला जाता है। लेकिन अब क्या होता है सब 33 से फिर हम लोग क्या करते हैं 22 या 11 में कन्वर्ट करते हैं, फिर 11 से 440 कन्वर्ट होता है, अब वही 440 शहर में पोलों पर बिछा होता है, जिसमें हम पोल से सप्लाई लेते हैं। बाबू आपको बताया गया होगा, पोलीफेज सर्किट पढ़े होंगे आप लोग, लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज बताया गया होगा, याद है? यूनिट नंबर 5 में, यूनिट नंबर 5 में आपको पोलीफेज सिस्टम के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन, लाइन और फेज वोल्टेज बताया गया होगा। आपके घर में आता है फेज वोल्टेज, लेकिन बाहर पोल पे जाओगे ना तो वहाँ 3 फेज बिछा होता है। कौन सा फेज बिछा होता है बाबू? 3 फेज। 3 फेज। बस तो जितने भी ट्रांसफार्मर लगा होता है सब 3 फेज है। वो कौन सा ट्रांसफार्मर है बाबू? 3 फेज। 3 फेज। लेकिन अब अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सिंगल फेज से। किससे स्टार्ट कर रहे हैं बाबू? अभी हम बिगिनिंग कर रहे हैं सिंगल फेज से, क्योंकि सिंगल फेज सबका बेसिक्स होता है, बेस जड़ होता है। तो हम सिंगल फेज से स्टार्ट करेंगे, और सिंगल फेज से हम स्टार्ट होके और फिर उसके बाद जब सिंगल फेज को फिनिश करेंगे तो फिर हम 3 फेज में एंटर करेंगे, क्योंकि सारा का कंसेप्ट बेसिक्स यही पे है। तो ट्रांसफार्मर क्या ट्रांसफॉर्म करता है बाबू? व्हाट इज दैट, व्हाट कैन द फैक्टर या वोल्टेज या करंट या पावर विल बी ट्रांसफर बाय ट्रांसफार्मर? ट्रांसफार्मर क्या ट्रांसफॉर्म करता है? वोल्टेज और करंट दोनों। वोल्टेज। इलेक्ट्रिकल पावर। जितने लोग वोल्टेज और करंट बोले तो पहले यही वो फेल हो गए, क्योंकि सबसे फेमस सब्जेक्टिव जेई में यही पूछता है कि ट्रांसफार्मर ट्रांसफॉर्म, तो उसमें देगा वोल्टेज, करंट, पावर, एनर्जी, नॉन ऑफ दिस। तो देखो Power. अगर पावर और एनर्जी दिया है तो दोनों के दोनों ऑप्शन होगा। पहले सुन लेना, एनर्जी या पावर ट्रांसफर करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसफर करता है, सबसे पहला बात। दूसरा बात, ट्रांसफार्मर में कौन सा टाइप का ईएमएफ इंड्यूस होता है? जैसे आप लोग अभी लास्ट सेमेस्टर पढ़ के आए यूनिट 4 में, आपको फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन पढ़ाया गया होगा, पढ़ा है? यस सर। तो फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन में 2 लॉ पढ़ाया गया होगा, पढ़ा है ना? अब उस 2 लॉ में भी पढ़ा कर 2 तरह का ईएमएफ इंड्यूस होता है। कौन 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 ईएमएफ इंड्यूस होता है बाबू? एक स्टैटिक इंड्यूस ईएमएफ और एक डायनेमिक इंड्यूस ईएमएफ, पढ़े हो? हाँ यस सर। याद आ रहा है कि बस यस खाली बोल रहे हो? यस सर, स्टैटिकली और यस सर, डायनेमिकली। याद है। तो स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है बताओ? सर जिसमें कंडक्टर को स्टेशनरी रखा जाता है। गुड। और आगे आगे बोलिए। और रिलेटिव मोशन होता है। किससे? देखिए वो रहने दो, अब तुम लोग बहुत सही से पढ़ाई नहीं की, बदमाशी कर रहे हो, सुन लो। स्टैटिक इंड्यूस में देखो नाम स्टैटिक है, स्टैटिक का मतलब स्टेशनरी। कंडक्टर विल बी स्टेशनरी बट फ्लक्स विल बी वेरी इन द टाइम। फ्लक्स टाइम के साथ वेरी करना चाहिए। क्या करना चाहिए बाबू?
फ्लक्स टाइम का फंक्शन होना चाहिए। क्या किस चीज फंक्शन होना चाहिए? फ्लक्स टाइम का फंक्शन होना चाहिए। तो इसके वजह से जो इंड्यूस ईएमएफ होता है, जब वो रिलेटिव होगा उन दोनों के बीच में, तब कटिंग होगी फ्लक्स, क्योंकि फ्लक्स टाइम के साथ वेरी कर रहा है ना, कंडक्टर स्टेशनरी है, तो क्या होगा? कटिंग होगी। कटिंग होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, और दैट ईएमएफ इज कॉल्ड स्टैटिक इंड्यूस ईएमएफ। और स्टैटिक इंड्यूस ईएमएफ का डायरेक्शन किसे निकालते हैं बाबू? लेंज लॉ। लेंस लॉ। आप सुनिए क्यों मैं बोला, क्योंकि ट्रांसफार्मर उसी चीज को यूज करता है। ट्रांसफार्मर में कोई भी चीज मूविंग नहीं होता है। ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर के स्टैटिक डिवाइस है, तो कंडक्टर इसमें स्टेशनरी होता है। क्या वैरी होता है? तो फ्लक्स टाइम के साथ वैरी होता है। तो जो ईएमएफ इसमें इंड्यूस होता है दैट इज स्टैटिक इंड्यूस ईएमएफ। पहला बात क्लियर हुआ? बोलिए। यस सर। बोले। और स्टैटिक इंड्यूस का डायरेक्शन विल बी डिसाइडेड बाय लेंज लॉ। अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ इसकी डायरेक्शन डिसाइड की जाती है। क्लियर या नॉट क्लियर? यस सर। तो सबसे डेफिनेशन में देखो, सबसे पहला लिखा, क्या लिखा? कि ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस। लिखा ना? कौन सा डिवाइस बाबू? स्टैटिक डिवाइस। स्टैटिक डिवाइस में कोई मूविंग पार्ट, कंडक्टर मूव नहीं करता है। क्लियर? अब ये क्या ट्रांसफर करेगा? विच ट्रांसफर द इलेक्ट्रिकल पावर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैंने इसे अंडरलाइन किया है, इसलिए एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, आप भी अंडरलाइन करोगे। नोट्स देखो, नोट्स इसमें नहीं रहना चाहिए। नोट्स रोज के रोज अपने कॉपी में बनाओगे, जैसे क्लास में बनाते थे। ठीक है? फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट, एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफर होता है एट ए डिफरेंट वोल्टेज लेवल, कीपिंग फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। तो ट्रांसफार्मर का डिफिनेशन लिखेगा, ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस which transfer the electrical power or electrical energy from one circuit to another circuit at a different voltage level, keeping the frequency constant। तो इस डिवाइस को पहला डिफिनेशन देगा। दूसरा बोल, इसलिए इसको बोला जाता है कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस। क्या बोला जाता है बाबू? इट इज आल्सो कॉल्ड कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस। क्लियर? यस सर। अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है? अभी यूनिट 5 में पढ़ा होगा। ये जो FEE पढ़ा है ना, इससे नजायज मत, मैं बार बार बोलता हूँ FEE छोड़ना मत, ये बेसिक्स है। क्या होता है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड। गुड। नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। गुड। तो इट इज ए कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होता है। इसमें कितना फ्रीक्वेंसी रहता है बाबू इलेक्ट्रिकल में? 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज। हाँ, लेकिन मैं अब एक बात बता दूं आपको, 50 हर्ट्ज, इंडिया का 50 हर्ट्ज। लेकिन जनरली 50 हर्ट्ज सर होता है क्या? नो। 50 हर्ट्ज प्लस माइनस 3% वेरी करता है। कितना परसेंट वेरी करता है बाबू? प्लस माइनस 3%। तो 3% जब इसका निकालोगे तो आएगा 1.5 हर्ट्ज, 1.5। 51.5। तो ये जो मैक्सिमम, देखो अब मैं बताता हूँ, ये जो इसकी रेंज है, सुन लीजिएगा बाबू। जब इसके साथ प्लस साइन माइनस साइन लोगे तो ये बनेगा 48.5 बनेगा। यस सर। आज जब इसको प्लस साइन लोगे तो कितना बनेगा? 51.5। तब फ्रीक्वेंसी मेरा इसी में वेरी करता है। आई बात समझ में? ये 48.5 से लेके 51.5 तक फ्रीक्वेंसी वेरी करता है, बट हम जनरली कितना बोल देते हैं बाबू? 50 हर्ट्ज। आई बात समझ में? यस सर। अब दूसरा बात सुनिएगा, ट्रांसफार्मर क्या ट्रांसफर करता है बाबू? इलेक्ट्रिकल पावर। लेकिन इलेक्ट्रिकल पावर एक सर्किट से दूसरे सर्किट में जो ट्रांसफर करता है, तो इसके पावर हमेशा कांस्टेंट होता है, इसलिए इसको बोला जाता है इट इज आल्सो नोन एज कांस्टेंट पावर डिवाइस। कौन सा डिवाइस बाबू? कांस्टेंट पावर डिवाइस। और ये लिखा बाबू दैट इज V1 I1 इक्वल टू V2 I2। ये अभी नोट करने का, क्योंकि आगे मैं बताऊंगा ये कैसे आया। अगर समझ V1 I1 इक्वल टू V2 I2, ये अभी पॉइंट इस, क्योंकि आपको पता है पावर कितने प्रकार का इलेक्ट्रिकल सर्किट में पढ़ा होगा ना FEE। अब तुम सोचोगे सर FEE में खाली घुसा रहे हैं, क्योंकि हमको उसकी जरूरत है भाई। FEE पढ़े हैं? बोलिए। यस सर। कितने प्रकार का पावर? पावर कितने प्रकार? यूनिट 5 में पढ़ा होगा, यूनिट 4 में भी था इलेक्ट्रिकल पावर। कितने प्रकार का? वहां 3 प्रकार का पावर पड़े होंगे, अपरेंट पावर या कॉम्प्लेक्स पावर। याद आया? रियल पावर। यस सर। हाँ। एंड रिएक्टिव पावर। अपेरेंट व्हाटलेस पावर। हाँ, रिएक्टिव पावर। हाँ, तो देखो, एक S से डिनोट किया होगा, एक P से डिनोट किया होगा, एक Q से डिनोट किया होगा। लगाया? यस सर। Q को लिखते हो VI sin फाई। क्लियर? समझते रहना। दैट इज वाटलेस पावर, इसी को बोलते हो। अभी वाटलेस ये इमेजिनरी पावर या रिएक्टिव पावर इसको बोलते हैं, जिसका यूनिट होता है वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। क्लियर? ये होता है एक्टिव पावर,
जिसको लिखते हो VI cos phi, एक्टिव पावर या रियल पावर या ट्रू पावर, ठीक है, या एवरेज पावर, इसी का आप लोग बिल पे करते हो। एनर्जी जो आपका बिल होता है मेजर, इसी में करते हो। इसका यूनिट वाट आता है, आई बात समझ में। और ये होता है बाबू ऑपरेंट पावर, इसको लिखते हो V into I कंजुगेट, आई बात समझ में, बोलो। यस सर। इसका वोल्ट एम्पियर यूनिट होता है, कुछ याद आया, बोलिए। यस सर, याद आ गया। देखिए अगर याद नहीं आ रहा है तो फिर से FW उलाटने का, क्योंकि अभी तो एग्जाम होने वाला भी है ना, FW खोलने का और होगा उसको सर पढ़ने 8 का। से। हाँ अभी एग्जाम स्टार्ट होना है, कब से एग्जाम है आप लोग का स्टार्ट? 8 फरवरी से। 8 से 8। नहीं आप लोग का कब से स्टार्ट है? 8 से ही स्टार्ट है। यस सर। तब Yes, sir. पहला पेपर कौन है? FWE है। FW ही है। और आपके FW के इससे नॉलेज, मतलब ऐसे नॉलेज है, तो कैसे मैं बिलीव करूँगा, क्या करोगे आप? मैं पूछ रहा हूँ तो आपको गायब है, बताओ, और कैसे वहां लिखोगे? अभी बताओ 8 तारीख को उसका एग्जाम है, तो तैयारी आपकी नहीं चल रही है सही से, बोलिए। तो नहीं चल रही तो पढ़िए, क्योंकि मेरा कुछ की जरूरत है यहाँ पे, ठीक है। अब ट्रांसफार्मर स्टैटिक डिवाइस है, तो जितने भी मशीन हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल में, मतलब रोटेटिंग जितने भी डिवाइस, DC मोटर, AC मोटर जितने भी पढ़ते हैं, तो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी हमेशा हाईएस्ट होता है। क्या होता है बाबू? हाईएस्ट। अब ये इंटरव्यू में पूछता है कि विच डिवाइस हैव हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन द इलेक्ट्रिकल मशीन, आंसर इज द ट्रांसफार्मर। फिर वो पूछेगा व्हाई, तो बिकॉज ऑफ स्टैटिक डिवाइस। कौन सा डिवाइस बाबू? बिकॉज ऑफ स्टैटिक डिवाइस। अब स्टैटिक डिवाइस है तो कौन सा लॉस नहीं आता? रोटेशनल लॉस नहीं आता, क्योंकि रोटेटिंग करेगा तो फ्रिक्शन वगैरह लगेगा ना, रोटेशनल लॉस होता कि नहीं होता, बोलिए। तो रोटेशनल लॉस इसमें नहीं आता, किसमें? ट्रांसफार्मर में। तो जब लॉस कम होगा तो एफिशिएंसी क्या होगी? हाई। सबसे नेक्स्ट पॉइंट ये लिखा सर। हाँ, तो नेक्स्ट बात ये लिखा गया है सर। हाँ बोलिए। सर रोटेशनल हाँ, लॉस के बोलिए। कारण फ्रीक्वेंसी में क्यों चेंज आएगा? फ्रीक्वेंसी नहीं रे बाबा, एफिशिएंसी बोला, सुनाई नहीं दिया? एफिशिएंसी क्या होता है? आउटपुट बाय इनपुट। हाँ, तो जब एक बात बताओ, मैं आपको 100 रुपया दिया तो लो 100 रुपया इन्वेस्ट करो, क्या दिया बाबू? 100 रुपया इन्वेस्ट करो। आप 100 रुपया इन्वेस्ट करके उसको 200 रुपया बना दिए, आपका एफिशिएंसी निकाला जाएगा। जैसे अभी पढ़ाई कर रहे हो तो आपका परसेंटेज आता है ना, 80% बोलते हो ना। यस सर। यस सर। कैसे परसेंटेज निकाला जाता है? मैंने पूरा सिलेबस पढ़ाया और आप जाते हो तो लिख के आते हो, आपको 70 नंबर आता है, 100 नंबर 70, और 70/100 मतलब इनपुट 100 नंबर का था, और आपने 100 में कितना अर्जित किया बाबू? 70, आपके 70%, दैट इज योर एफिशिएंसी विल बी 70%। आई बात समझ में? यस यस सर। सर। एफिशिएंसी में देखो, एफिशिएंसी में तो 30 नंबर का क्या हो गया? लॉस हो गया। क्या हो गया 30 नंबर का बाबू? अगर 100 में 70 लाए हो तो 30 नंबर का लॉस हुआ ना जी। जी। यस सर। इसी तरह ट्रांसफार्मर में लॉस होता है। जब आप ट्रांसफार्मर में इनपुट पावर दोगे तो उधर जब आउटपुट पावर देगा तो कुछ ना कुछ इसमें लॉस होगी। तो ट्रांसफार्मर में जो लॉस होता है, उस लॉस में 2 लॉस इसमें मेन है, इससे सब में लॉस चलेगा, एक ओमिक लॉस और दूसरा आयरन लॉस। ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी आएगा और जो अपनी एफिशिएंसी पढ़ाना है रेगुलेशन प्लान तो आएगा, ठीक है। तो 2 लॉस आते हैं, तो दोनों लॉस जब इसे आप पढ़ोगे, कितना लॉस बाबू? 2 लॉस, बात समझिएगा, 2 लॉस। और जब आप इलेक्ट्रिकल मशीन में ढुकते हो, DC मशीन या AC मशीन में, तो यहाँ वो दोनों लॉस तो होता ही है, लेकिन इसके साथ एक फ्रिक्शन लॉस भी आ जाता है, एक रोटेशनल लॉस जुड़ जाता है, मतलब मैकेनिकल लॉस भी जुड़ता है। जैसे गाड़ी अगर रोड पे चल रहा है तो क्या गाड़ी के पहिया नहीं खींचता है जी? यस सर। तो पहिया क्या खींच जाता है? फ्रिक्शन के चलते। फ्रिक्शन। इसके मतलब रोड के फ्रिक्शन के अगेंस्ट गाड़ी चलता है ना जी। यस सर। यस सर। तो रोड क्या कर रहा है? उसको अपना अपोज दे रहा है कि नहीं दे रहा है? यस सर। तो गाड़ी का वेट और उसके मोशन को अपोज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? दैट इज रोटेशनल लॉस। जब रोटेटिंग करेगा तभी लॉस आएगा भी, है ना। तो ये स्टैटिक डिवाइस में रोटेशनल सिस्टम है नहीं, तो इसलिए इसका एफिशिएंसी क्या होती है? हाईएस्ट होती है। इंटरव्यू में पूछता है क्यों हाईएस्ट होती है, तो बिकॉज ऑफ स्टैटिक डिवाइस, ठीक है। देखिए लिखा भी है नेक्स्ट पॉइंट में, बोला द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर इज हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी बिकॉज ऑफ स्टैटिक डिवाइस व्हिच मींस नो मूविंग पार्ट। ये बात समझ में आई? यस सर। अब देखिए ट्रांसफार्मर का ध्यान सुनिएगा। अब ट्रांसफार्मर का जो पढ़ाया गया है, आप लोगों ने पढ़ा होगा मैग्नेटिक सर्किट में। ये ट्रांसफार्मर का देखिए, ट्रांसफार्मर का मेन इंटरनल पार्ट बना रहा हूं मैं। क्या बना रहा हूं? इंटरनल पार्ट। ध्यान सुनते चलिए। इस ट्रांसफार्मर का जो इंटरनल पार्ट जो बना रहा हूं मैं, एक रेक्टेंगल शेप में दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना रेक्टेंगल शेप में?
Yes, sir. तो इसको हम लोग बोलते हैं बाबू मैग्नेटिक सर्किट या मैग्नेटिक कोर या कोर बोला जाता है, ठीक है। अब इसमें दो वायर लपेट दिया, ये म्यूचुअल इंडक्शन में सर आप लोगों को पढ़ाए होंगे, पढ़ा था ऐसे सर्किट बनाया था, यस सर। कुछ याद आया आप लोगों को? अगर याद नहीं आया तो पढ़िए, अभी तो एग्जाम भी देना है रे बाबा, है ना। Yes, sir. देखिए तो ये दो वाइंडिंग है, इसको देखिए कितना वाइंडिंग दिख रहा है आपको, एक वाइंडिंग ये दिख रहा है और दूसरा वाइंडिंग ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। Primary, secondary. तो जिसमें वाइंडिंग लेपटे हो ना उसको बोलते हैं लिम। क्या बोलते हैं? लिम। लिम। आई बात समझ में? जो हॉरिजॉन्टल दिख रहा है ये वाला पार्ट इसको बोलते हैं योक। योक। क्या बोलते हैं? योक। सुनिएगा, योक। अब ये जो सेकंड प्राइमरी सेकेंडरी वैसे नहीं बोलेंगे, ये ट्रांसफार्मर की किस साइड को प्राइमरी बोलेंगे किस साइड सेकेंडरी बोलेंगे, हम गलती करते हैं इसमें बोलने में। ट्रांसफार्मर कोई साइड कंपनी जब बनाती है तो कोई प्राइमरी सेकेंडरी मार्क करके नहीं देती है, तो सर फिर प्राइमरी सेकेंडरी बोलते क्यों है? तो ट्रांसफार्मर के जिस साइड के वाइंडिंग को आप सप्लाई कनेक्ट करोगे, क्या करोगे बाबू, जिस साइड के वाइंडिंग को आप इनपुट कनेक्ट करोगे, जिस साइड के वाइंडिंग को आप सोर्स दोगे, उस साइड के वाइंडिंग को हम बोलेंगे प्राइमरी। क्या बोलेंगे बाबू? Primary. प्राइमरी। और जिस साइड के वाइंडिंग को लोड कनेक्ट करोगे तो प्राइमरी जब बोल दिया तो सेकेंडरी बनेगा क्योंकि उस पर लोड कनेक्ट होगा। आई बात समझ में? Yes, sir. तो प्राइमरी उस साइड के वाइंडिंग को बोलेंगे जहां आप सोर्स कनेक्ट करोगे। pretty क्लियर? अब देखो, अब ये दोनों वाइंडिंग Yes, sir. अब ध्यान से देखो, ये दोनों वाइंडिंग एक दूसरे से इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड है। Yes, दोनों sir. वाइंडिंग कनेक्टेड Yes, है, नो सर, इलेक्ट्रिकली Yes. नहीं कनेक्टेड है। इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड है बाबा, नो तो बोल रहे हो यार। नो बोले सर, मैग्नेटिकली। हाँ, इलेक्ट्रिकली कोई कनेक्टेड नहीं है। देखिए दोनों वाइंडिंग में अगर ये करंट अगर यहाँ Magnetically जाएगा है। तो ये करंट यहाँ जाएगा, ये करंट यहाँ जाएगा और ये करंट यहाँ निकल जाएगा। तो चीज मैंने इसको इनपुट दे दिया तो ये बन गया प्राइमरी वाइंडिंग। आई बात समझ में? तो ये दोनों वाइंडिंग जो इसको नंबर ऑफ टर्न N1 बोल दिया जाए और इसका नंबर ऑफ टर्न, अब तो ये कोई दिक्कत नहीं ना ये सब चीज पढ़ने में आपको। अगर इसको नंबर ऑफ टर्न नहीं, N2 सर। बोल दिया जाए तो ये दोनों वाइंडिंग एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं है। नहीं, तो सबसे नहीं। पहला क्वेश्चन ये पूछता कि इसके बीच के रेसिस्टेंस कितना होगा। ये इनफाइनाइट। जेई में तो गुड, इनफाइनाइट। द रेसिस्टेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग विल बी इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि दे आर नॉट कनेक्टेड। कौन सा कनेक्टेड? इलेक्ट्रिकली नॉट कनेक्टेड। अब कैसे कनेक्टेड बाबू? दैट इज मैग्नेटिकली कपल्ड है। क्या है? मैग्नेटिकली कनेक्टेड, दैट इज म्यूचुअल कपल्ड है। क्या है बाबू? म्यूचुअल कपल्ड। Mutually coupled. म्यूचुअल कपल्ड सर क्यों बोले? अब इसको थोड़ा ज्ञान देते हैं। देखो, अब जैसे यहाँ करंट दोगे तो यहाँ फ्लक्स निकलेगा। कैसे फ्लक्स निकलता है? तो अपना राइट हैंड उठाइए। कौन सा हैंड? राइट हैंड। Right. राइट हैंड में ये चारों उंगली करंट के डायरेक्शन में रख दीजिए और मोड़ दीजिए, तो थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द फ्लक्स। थंब किसका डायरेक्शन देगा? फ्लक्स का। Flux. मोड़ो तो फ्लक्स कहाँ जाएगा? ऊपर या नीचे? Upward. ऊपर। अब समझना, अगर फ्लक्स चल रहा है ऊपर तो फ्लक्स क्या होगा? इसमें ट्रेवल करेगा क्योंकि इसके लिए पाथ बनाए हो ना। Yes, sir. Yo. अब सोचो, जो ये पाथ बनाए हो तो ये मैग्नेटिक कोर जो बना हुआ है, इस कोर का परमेबिलिटी कैसी होनी चाहिए? परमेबिलिटी कैसी होनी चाहिए? चलो परमेबिलिटी नहीं समझते तो रिलक्टेंस कैसा होना चाहिए? आपको याद है? जैसे I इक्वल टू क्या बोलते हो? EMF बाई R बोलते हो, वोल्टेज बाई करंट। बोल बाबू। Yes, sir. लो। यस सर। एनालॉगी सर्किट पढ़ा होगा ना? एनालॉगी तो पढ़ाएगा ना, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालॉगी था ना यूनिट नंबर 4 में। करंट Yes, sir. किसके एनालॉगी होता है? मैग्नेटिक में करंट किसके एनालॉगी होता है? चलो Flux के। गुड, फ्लक्स के। और EMF किसके एनालॉगी होता है बाबू? MMF. MMF एमएमएफ। गुड। और R किसके एनालॉगी होता है? Reluctance. Reluctance. रिलक्टेंस। चलिए अब रिलक्टेंस तो समझ में आ गया। रेजिस्टेंस कितना होता है बाबू? R इक्वल टू कितना? रो इनटू L बाई A, रो इनटू L हाँ। बाई A। रिलक्टेंस कितना? 1 by epsilon naught R. बट L बाई A तो यहाँ भी लिखेंगे, L बाई A दोनों अच्छा। कॉमन है, और यहाँ पे लिखते हैं 1 बाई म्यू। क्या बोलते हैं बाबू? म्यू। तो म्यू इज कॉल्ड परमेबिलिटी। इसको क्या बोलते हैं बाबू? हाँ हाँ। परमेबिलिटी। आई बात समझ में? तो परमेबिलिटी किसके एनालॉगस होता है? इलेक्ट्रिकल सर्किट में परमेबिलिटी इज एनालॉगस टू resistivity Resistivity. बट रेसिस्टिविटी देख लो, रेसिस्टिविटी 1 बाई म्यू है और ये 12 रो है। Resistivity सर का inverse. कंडक्टिविटी। conductivity गुड गुड, 1 बाई कंडक्टिविटी लिखेंगे। रेसिस्टिविटी इक्वल टू 1 बाई कंडक्टिविटी 12 बाई होता है ना। देखो ये तुम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनाएगा जी एफडब्ल्यू में?
तो परमेबिलिटी इज एनालॉगस confuse टू हो जाता है। कंडक्टिविटी। कंफ्यूज हो जाओगे तो फिर कैसे काम चलेगा? इलेक्ट्रिकल का बच्चा कंफ्यूज होगा तो शॉर्ट सर्किट करा देगा रे बाबा। बात समझिएगा, बड़ा गंभीर मुद्दा हो जाएगा फिर। धीरे धीरे ट्रेंड हो जाएंगे सर। नहीं नहीं, ऐसे कैसे धीरे धीरे ट्रेंड होगा? पढ़ते रह जाओगे फिर, ऐसे काम करोगे तो फिर तकलीफ हो जाएगा रे बाबा। अब सोचो, अब इस पार्ट में फ्लक्स ज्यादा जाना चाहिए। क्या जाना चाहिए बाबू? फ्लक्स ज्यादा जाना चाहिए ना, तभी नहीं आप ईएमएफ ज्यादा होगा, क्योंकि ईएमएफ इक्वल टू आपने पढ़ा था एन डी फाई बाई डी टी, पढ़ा था ना? यस सर। यस सर। तो जितना फ्लक्स इससे लिंक होगा, किससे? इस सेकेंडरी वाला वाइंडिंग से, उतना ही ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा ना इसमें। बोलो बाबू, मैं अगर बोल दूं कि ये E2 इंड्यूस ईएमएफ है, तो E2 इंड्यूस में फ्लक्स पर डिपेंड करेगा नहीं करेगा? यस सर। तो हम चाहते हैं कि यहाँ से जितना फ्लक्स निकला वहां इतना जाए, लेकिन होता क्या है कि ऐसा होता नहीं है। लीकेज हो जाता कुछ फ्लक्स यहीं पे मुड़ जाएगा, क्योंकि ऊपर नॉर्थ बन जाएगा, नीचे साउथ बन जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं लीकेज फ्लक्स। लीकेज। लेकिन मैक्सिमम फ्लक्स यहाँ पास हो जाएगा, तो यहाँ इंड्यूस ईएमएफ होगी। तो अगर इंड्यूस ये फ्लक्स अगर मैक्सिमम पास करानी है तो रिलक्टेंस की वैल्यू क्या होना चाहिए? कम होनी चाहिए। तो रिलक्टेंस की वैल्यू कम होना चाहिए, तभी ना फ्लक्स ज्यादा होगा जी। यस सर। तो रिलक्टेंस का वैल्यू कम करने के लिए परमेबिलिटी क्या होना चाहिए? हाई। नहीं होनी चाहिए। तो ये रिलक्टेंस की वैल्यू क्या रहेगा? कम। ध्यान सुनिएगा, ये सब गंभीर मुद्दा है। इसके मतलब है कि इस मैग्नेटिक सर्किट की जो मैग्नेटिक कोर बनाइएगा उसके परमेबिलिटी क्या रखिएगा? हाई। हाई रखिएगा। कितना? बहुत ज्यादा हाई रखेंगे, बहुत ज्यादा हाई रखेंगे। टेंड्स टू इंफिनिटी सर। लेकिन आइडियली इनफाइनाइट, आइडियली वी कैन से दैट इनफाइनाइट, बट प्रैक्टिकली वेरी हाई। हाई बात समझ में? अब हाई परमेबिलिटी रखने के लिए इसका कोर कैसे बनाएंगे? किस मटेरियल का बनेगा? तो दैट इज CrGO। क्या बोलते हैं बाबू? CrGO या सिलिकॉन स्टील। क्या बोलते हैं बाबू? सिलिकॉन स्टील। सिलिकॉन स्टील जहां भी आप सुनोगे तो वहां परमेबिलिटी उसकी हमेशा हाई होती है। क्लियर बात समझ में आई? तो ट्रांसफार्मर का मैग्नेटिक कोर जनरली CrGO मटेरियल का बनता है। कोल्ड, रोल्ड, ग्रेन ओरिएंटेड। घबराना मत, लिखा हुआ है, सब मिलेगा। तो आपने यहाँ दूसरा पॉइंट नोट किया कि दोनों वाइंडिंग इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड है? नहीं ना? नो सर, मैग्नेटिकली कनेक्टेड। मैग्नेटिक। तो देखो दूसरा पॉइंट ये लिखा है, देखो ये पढ़ो पॉइंट, ये पॉइंट समझ में आ जाएगा। यही सब पॉइंट आपको देखो, समझोगे तो लिख लोगे फटाफट। तो ये क्या दिया कि द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर आर नॉट कनेक्टेड इलेक्ट्रिकली बट आर कपल्ड मैग्नेटिकली। ये बात समझ में आपको आई? यस सर। अच्छा, अभी मैं दूसरा बात बोला था कि जिस साइड हम सोर्स देंगे उसको हम क्या बोलेंगे बाबू? प्राइमरी। तो देखिए नेक्स्ट ये लिखा है, द वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर व्हिच इज कनेक्टेड टू इनपुट और सोर्स is known as primary winding, whereas the winding at which load is connected is known as secondary winding. क्लियर बात समझ में आई? इतना तक क्लियर समझ में आया? यस सर। अब देखिए आगे, अब ये जो बनाया था डायग्राम, अभी वहां भी बनाया था, ये बना दिया देखो यहाँ से। अभी डायग्राम में देखिए, एक मैंने फिगर ले लिया, एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है या टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर बोलते हैं। कितना वाइंडिंग है इसमें बाबू? टू वाइंडिंग। अब ध्यान सुनना, मतलब सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में 2 वाइंडिंग है, तो 3 फेज में कितना वाइंडिंग आएंगे? 6। गुड, 6। और आपने 3 फेज का कनेक्शन पढ़ा होगा, स्टार और डेल्टा पढ़ा था? यस सर। एक स्टार और दूसरा डेल्टा, आया ना? हाँ। तब चलो मैं बनाऊंगा आगे, अभी पहले यहाँ चलते हैं। अब देखिए, अरे ये म्यूट कर भाई, कौन है? इलेक्ट्रिकल वाले लोग, बदमाशी नहीं। देखिए मैं भी बोला था कि जिस पे आप वाइंडिंग लेते हो उसको हम क्या बोलते हैं वो? लिम्ब। वर्टिकल वाले को क्या बोलते हैं? लिम्ब बोलते हैं। और हॉरिजॉन्टल वाले को क्या बोलते हैं? योक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? योक। ये फ्लक्स का पाथ शो किया गया। क्या शो किया गया बाबू? फ्लक्स का पाथ। तो देखिए, फिगर गिवन बिलो शो द सिंपल construction diagram of transformer which consists of 2 winding and a magnetic core. Magnetic core इस पूरे राउंड वाले पार्ट को magnetic core बोलते हैं, which are magnetic core which is made from silicon steel. किसका बना है बाबू? सिलिकॉन स्टील का। और सिलिकॉन स्टील में हमने बोला अभी किसको प्रीफर करते हैं यहाँ पे? CrGO। क्या प्रीफर करते हैं? CrGO। ध्यान सुनना। तो ये मैग्नेटिक कोर जो है, तो जिस साइड आप देखिए, ये बात आपको क्लियर हुआ? इतना तक क्लियर है? पिक्चर क्लियर है? यस सर। किसी को अगर ये चाहिए तो आप ये निकाल सकते हो, किसी को अगर ये क्या बोलते हैं, अगर ये इमेज चाहिए तो आप ले सकते हो, किसी को अगर ये पूरा लिखना है तो ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है हमको, क्योंकि क्लासरूम पे नहीं मिलेगा। क्लासरूम में नोट्स मिलेगा बाबा, और उसके बाद ये वीडियो रिकॉर्डिंग मिल सकता है। मैं आपका ये वीडियो रिकॉर्डिंग क्लासरूम में लिंक सेंड कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हो, या इसको VCS पे अपलोड करूंगा मैं।
आई बात समझ में? यस सर। यस सर। ठीक है, आगे बढ़ो भाई। यस सर। इतना तक समझ में आया? सर बिल्कुल। रुक जी 2 मिनट, इतना तक समझ में आया? इंट्रोडक्टरी पार्ट समझ में आया? एक ट्रांसफार्मर से अगर 4 5 10 पॉइंट लिख रहा था लिख दोगे अब? यस सर। यस सर। देखो ये पढ़ लो, अभी यूनिट 6 में भी काम आएगा। यूनिट 6 है ना वहाँ, RFEE। हाँ हाँ Yes, एग्जाम में। यही तो बात पूछेगा, लिखोगे व्हाट इज ट्रांसफार्मर, तो लिखना बैठ के। अब आते हैं दूसरे पार्ट में। देखिए प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, कौन से बाबू? प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन। दुनिया का ध्यान से, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, ट्रांसफार्मर कौन से प्रिंसिपल पर काम करता है? तो ट्रांसफार्मर अभी जो सर्किट बनाते हैं इसमें कौन सा प्रिंसिपल बताया था बाबू मैं? म्यूचुअल। क्या बोला था? Mutual- बोलिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्स। नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। म्यूचुअल कपलिंग। हाँ, आपको देखिए क्या देगा, ट्रांसफार्मर वर्क ऑन द प्रिंसिपल, ऑप्शन देगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, बोथ, नन ऑफ दिस। क्या लगाओगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और म्यूचुअल दोनों होगा ना सर? कोड टाइप, Both. सेल टाइप में। देखिए मैं बता दूं, ये ट्रांसफार्मर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, इस पर काम करता है। म्यूचुअल Mutual. इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है, ये याद रखिएगा। म्यूचुअल इंडक्शन इज राइट आंसर, ठीक है। इंडक्शन का ये टाइप है, लेकिन यहाँ कौन सा काम करता है? म्यूचुअल इंडक्शन। कौन सा इंडक्शन बाबू? म्यूचुअल। म्यूचुअल इंडक्शन इसलिए बोला कि अगर सर्किट एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होता है, लेकिन एक सर्किट में जब सोर्स देते हो तो उसका इफेक्ट दूसरे सर्किट में जाकर क्या होता है? इंड्यूस होता है वोल्टेज, उसके कारण दूसरे में क्या होता है? ईएमएफ इंड्यूस होता है। आई बात समझ में? अच्छा, म्यूचुअल इंडक्शन समझते हो आप? ये बताओ यस सर। क्या होता है? व्हाट इज द म्यूचुअल इंडक्शन? लिखो तो नहीं, इसके बारे में बताओ तो क्या लिखे हुए? आप अभी पढ़ रहे हो ना यूनिट नंबर 4, बताओ तो क्या लिखोगे? सर इक्वली इंडक्शन जो Sir. होगा। मैं इक्वली या इक्वली नहीं पूछा, मैंने बोला व्हाट इज द म्यूचुअल इंडक्शन। सर म्यूचुअल इंडक्शन होता है कि ईएमएफ का इंडक्शन, करंट चेंज अरे होने के भाई, कारण। तो कुछ बस ऐसे लिख दोगे, एग्जाम में आएगा तो। इट इज। सर अगर हम किसी सर्किट में करंट हाँ, बोलिए। फ्लो करवाएं तो जो बगल जो साथ में उसका जो सर्किट रहेगा उसमें भी करंट ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा, तो उसे ही म्यूचुअल इंडक्शन। सर ऐसे बोलेंगे। इट इज फेनोमेना। सर हाँ, जब बोलिए। एक कॉइल में हम लोग अल्टरनेटिंग बोलिए। करंट या फिर करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो दूसरे कॉइल में फ्लक्स जनरेट होता है, जिसके वजह से उसमें भी ईएमएफ इंड्यूस होता है। ऐसे बस ऐसे बोल देंगे। अच्छा एक बात बताओ, आप पटना रहे थे आप लोग? यस सर। अच्छा ठीक है, तो आप लोग रूम लेकर रहे होंगे हॉस्टल। या हॉस्टल में रहे होंगे? यस सर। तो हॉस्टल में कोई अगर रूम पार्टनर भी होगा? यस सर। यस सर। क्या रूम पार्टनर आपका भाई था ब्लड रिलेशन में? नो सर। था क्या? नो सर। यानी आप उससे कनेक्टेड नहीं थे, खानदानी आप कनेक्टेड नहीं थे, लेकिन फिर भी एक रिलेशन ऐसा उसके बीच में और आपके बीच में डेवलप हुआ था जैसे भाई भाई इस तरह रह रहे थे, हाँ या ना? यस सर। यस सर। इसके मतलब है कि आप दोनों पहले पास रहे तभी तो एक बात है ना। बोलिए, दोनों पहले कहाँ रहे? पास रहे तभी ना पता चला। यस यस सर। सर। इसी तरह जब म्यूचुअल इंडक्शन की बात आएगी तो लिखेंगे व्हेन टू कॉइल आर क्लोज इनफ टू ईच अदर। पहला बात क्या लिखेंगे? दोनों कॉइल कहाँ होना चाहिए? एक दूसरे का बहुत क्लोज। ऐसा नहीं कि वो यहाँ रहेगा वो तीर घाट रहेगा तो उसमें म्यूचुअल इंडक्शन नहीं होगा। म्यूचुअल इंडक्शन होने के लिए कॉइल दोनों कहाँ होना चाहिए? एक दूसरे के पास होना चाहिए। हाँ, आई बात समझ में? यस सर। तो when two coil are close placed to each other, then when one coil is energized by an electrostatic source, then the effect of this source will be produced in the other coil. Then these two coils are said to be mutual coupled, and the effect is called mutual induction. बात समझ में आई? यस सर। तो ऐसे नहीं लिख देंगे, पहले ये बात बताएंगे कि दोनों कॉइल कहाँ होना चाहिए? एक दूसरे के बहुत क्लोज होना चाहिए। क्लियर बात समझ में आई? सर क्लियर बात समझ में आया सबको? मान लीजिए। बोलो अब। हाँ बोलो ना, समझ में आया? यस सर। अरे तुम लोग बोलते नहीं हो, बड़ा मायूस हो यार। यस सर। यस सर। देखिए यस सर। देखिए, अब नेक्स्ट दिया प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। क्या लिखा बाबू? प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ ऑपरेशन ट्रांसफॉर्मर।
ऑपरेशन अच्छा। ट्रांसफार्मर। अब मैंने क्या लिखा हूँ, ट्रांसफार्मर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आपके मन में डाउट होगा सर, अभी तो आप म्यूचुअल इंडक्शन बोल रहे थे और यहाँ बोल रहे हैं आप इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक इंडक्शन, है ना? उसी से मिलता। देखिए म्यूचुअल इंडक्शन इज ए टाइप ऑफ सुनिए, बता रहे आपके ऑप्शन पे डिपेंड करता है। अगर आपके ऑप्शन में म्यूचुअल इंडक्शन नहीं दिया होता तो फिर मैं क्या लगाता, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लगाता। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के साथ म्यूचुअल इंडक्शन दे दिया होगा तो मैं फिर आंख मूंद के म्यूचुअल इंडक्शन को मार दूंगा। बात समझ में आया? तो अगर आपसे किसी ने पूछा ट्रांसफार्मर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो हमेशा हम ये बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्शन। यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्शन। क्या लिखेंगे बाबू, कौन सा इंडक्शन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्शन। क्लियर बात समझ में आया? अब इसमें अभी बोला था कि विच स्टेट दैट, क्या वो विच स्टेट दैट वेन एवर ए कंडक्टर इज प्लेस्ड, मैं अभी बोला था ए कंडक्टर इज प्लेस्ड इन टाइम वेरिंग, कौन सा वो, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, then an EMF will be induced in the conductor, full stop. The induced EMF is given by using the Faraday law of electromagnetic induction। और वो आपने लॉ लिखा था, क्या लिखा था बाबू, E = -NdΦ/dt, याद है? यस सर। यस सर। अब ये जो माइनस साइन आया था कौन से लॉ से आया था? लेंज लॉ से। लेंज लॉ से। लेंज लॉ। और ये माइनस साइन क्या डिसाइड करता है बाबू? डायरेक्शन। डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन? इंड्यूस EMF का डायरेक्शन डिसाइड करता है। आई बात समझ में? यस सर। यस आप सर। अभी लेंज लॉ, फैराडे लॉ सब पढ़ के आए, नहीं पढ़े तो फिर दोबारा पढ़ के मेरे साथ जुड़ना, मैं भी बताता हूँ। मैं तो अगले बार मैं माफ नहीं करूंगा, आज पहला क्लास इसलिए मैं चुपचाप चल रहा हूँ मैं। तो ई को बोलते हैं बाबू इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड ईएमएफ। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। एक कॉइल होगा तो उसमें नंबर, जैसे हमारे कॉइल है इसमें जितना नंबर ऑफ टर्न है ये सब एन बोलते हैं। क्या बोलते हैं वो, क्योंकि जनरलाइज कर रहे हो ना, इसको मैं एन बोल देता। आई बात समझ में? यस। बोलो, जैसे मैं एक पेन ले लूं और उसमें वायर लपेट दूं, एक कॉपर का वायर लो, एक पेन पे लपटो, ऐसे लपटोगे कि नहीं वायर? बोलो। यस सर। यस सर। तो जितना बार लैपटॉप उतना एक टर्न बनेगा। कितना टर्न बनेगा? देखो तो इसमें कितना टर्न लपेट दिया मैंने, देखो तो बताओ तो कितना टर्न इसमें? देखो, एक टर्न, दो टर्न, तीन टर्न, 4, 5, 6 टर्न। ऐसा ही मैं कितना टर्न की बात कर रहा हूँ? n टर्न। और फाई क्या है बाबू? फ्लक्स। और ये फ्लक्स किसकी वैल्यू होना चाहिए? टाइम के साथ वैल्यू होना चाहिए। आई बात समझ में? तो टाइम के साथ वैल्यू अगर फ्लक्स हो तो फ्लक्स के लिए करंट सोर्स भी क्या होना चाहिए? एसी होना चाहिए। क्या होना चाहिए बाबू? एसी होना चाहिए। अगर डीसी करंट दोगे तो फ्लक्स भी डीसी होगा, और फिर जब डीसी का डिफरेंशिएशन करोगे तो मिलेगा 0। क्यों? तो डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट वैल्यू विल बी 0। आई बात समझ में? यस सर। क्लियर है समझ में? यस सर। तो आज आपकी क्लास हम यहीं पर रोक देते हैं। 2 टॉपिक मैंने बताया आपको, इंट्रोडक्टरी, पहले सिलेबस का इंट्रोडक्शन किया और आपको प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर बताया और ये बताया, ठीक है। अब आप नेक्स्ट टाइम जो हमसे जुड़िएगा तो मैं आपको यहाँ पर 2 चीज और बताएंगे, ट्रांसफार्मर का ईएमएफ इक्वेशन